नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सीबीएसई द्वारा जारी सैंपल पेपर हिंदी का जो प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है उसका हल, ताकि आप उस पेपर को देख करके अच्छे से समझ सकें कि आपको परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है, किन अंशों पर विशेष ध्यान देना है और कौन सा भाग ऐसा है जिस पर आप कुछ कठिनाई अनुभव कर रहे हैं, जिस पर और अधिक मेहनत की आवश्यकता है। तो अधिक बात ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि ये जो प्रश्न पत्र है वो काफ़ी लंबा है, तो इसीलिए मैंने इसे दो भागों में विभाजित किया है। भाग 1 व 2 के द्वारा आपको पूरा का पूरा ये प्रश्न पत्र प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए बच्चों शुरू करें। मैं एक बार ऊपर दिए गए ये सामान्य निर्देश पढ़ देती हूँ। सबसे पहला निर्देश है, इस प्रश्न पत्र में 3 खंड हैं, खंड क, ख और ग। दूसरा बिंदु दिया हुआ है, खंड क में कुल 2 प्रश्न पूछे गए हैं, दोनों प्रश्नों के कुल 36 उप प्रश्न दिए गए हैं। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए कुल 18 उप प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और इसके बाद तीसरा बिंदु आता है, खंड ख में प्रश्न जो है उसके 5 उप प्रश्न हैं और इन सभी के उत्तर देने हैं। और अगला बिंदु है, खंड ग में कुल 4 प्रश्न हैं, प्रश्न संख्या 4 और 5 में सभी उप प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न संख्या 6 में 6 उप प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से किन्हीं 4 के उत्तर देने हैं और प्रश्न संख्या 7 में 5 में से किन्हीं 3 के उत्तर देने हैं। यानी ऑप्शंस के बारे में आपको बता दिया गया है कि आपको दिए गए 5 प्रश्नों में से केवल 3 ही करने होंगे। तो सबसे पहला जो अपठित बोध में अपठित गद्यांश है, यह भी एक गद्यांश 1 और फिर गद्यांश 2, इस तरह से करके 2 दिए गए हैं, जिनमें से कि आपको कोई एक करना होगा। और जब आप उत्तर देने लगेंगे तो आपको ऊपर स्पष्ट रूप से लिखना होगा प्रश्न संख्या 1 का गद्यांश पहले वाला या गद्यांश संख्या 2। तो कौन से वाला आप कर रहे हैं ये आपको अवश्य लिखना होगा। और मैं पहला गद्यांश यहाँ आपके सामने पढ़ देती हूँ। परिश्रम कल्प वृक्ष है। जीवन की कोई भी अभिलाषा परिश्रम रूपी कल्प वृक्ष से पूर्ण हो सकती है। परिश्रम जीवन का आधार है, उज्जवल भविष्य का जनक और सफलता की कुंजी है। सृष्टि के आदि से अद्यतन काल तक विकसित सभ्यता और सर्वत्र उन्नति परिश्रम का परिणाम है। ये अद्यतन का अर्थ होता है आज तक, अभी तक। आज से लगभग 50 साल पहले कौन कल्पना कर सकता था कि मनुष्य एक दिन चांद पर कदम रखेगा या अंतरिक्ष में विचरण करेगा। विचरण करना मतलब घूमना। पर निरंतर श्रम की बदौलत मनुष्य ने उन कल्पनाओं एवं संभावनाओं को साकार कर दिखाया है। मात्र हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहने से कदापि संभव नहीं होता। कदापि यानी कभी भी। और किसी देश, राष्ट्र अथवा जाति को उस देश के भौतिक संसाधन तब तक समृद्ध नहीं बना सकते, समृद्ध मतलब अमीर, जब तक वहां के निवासी उन संसाधनों का दोहन करने के लिए अथक परिश्रम नहीं करते। दोहन करना से क्या अभिप्राय है? उनका सही उपयोग करना। किसी भूभाग की मिट्टी कितनी भी उपजाऊ क्यों ना हो, जब तक विधिवत परिश्रम पूर्वक उसमें जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई, गुड़ाई नहीं होगी, अच्छी फसल नहीं हो सकती। विधिवत का मतलब विधि पूर्वक, सही तरीके से। किसी किसान को कृषि संबंधी अत्याधुनिक कितनी ही सुविधाएं उपलब्ध करा दीजिए। अत्याधुनिक का मतलब होता है लेटेस्ट, जो आजकल की नई से नई है। यदि उपयोग में लाने के लिए समुचित श्रम नहीं होगा, उत्पादन क्षमता में वृद्धि संभव नहीं है। परिश्रम से रेगिस्तान भी अन्न उगलने लगते हैं। हमारे देश की स्वतंत्रता के पश्चात हमारी प्रगति की द्रुत गति भी हमारे श्रम का ही फल है। प्रगति की द्रुत गति मतलब उन्नति की तेजी। भाखड़ा नांगल का विशाल बांध हो या थुम्बा या श्री हरिकोटा के राकेट प्रक्षेपण केंद्र। राकेट प्रक्षेपण केंद्र मतलब जो रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर्स होते हैं। हरित क्रांति की सफलता हो या कोविड-19 की रोकथाम के लिए टीका तैयार करना, प्रत्येक सफलता हमारे श्रम का परिणाम है तथा प्रमाण भी है। जीवन में
सुख की अभिलाषा सभी को रहती है। बिना श्रम किए भौतिक साधनों को जुटाकर जो सुख प्राप्त करने के फेर में है वह अंधकार में है, उसे वास्तविक और स्थायी शांति नहीं मिलती। गांधी जी तो कहते थे कि जो बिना श्रम किए भोजन ग्रहण करता है वह चोरी का अन्न ग्रहण करता है, चोरी का अन्न खाता है। ऐसी सफलता मन को शांति देने के बजाय उसे व्यथित करेगी, व्यथित मतलब दुखी करेगी। परिश्रम से दूर रहकर और सुखमय जीवन व्यतीत करने वाले विद्यार्थी को ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? हवाई किले तो सहज ही बन जाते हैं, लेकिन वे हवा के हल्के झोंके से ढह जाते हैं। ये एक मुहावरा है, हवाई किले बनाना यानी कोरी कल्पनाएं करना। मन में मधुर कल्पनाओं के संजोने मात्र से किसी कार्य की सिद्धि नहीं होती। कार्य सिद्धि के लिए उद्यम और सतत उद्यम आवश्यक है। उद्यम मतलब परिश्रम। तुलसीदास ने सत्य ही कहा है, सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन ना पावत नाही। यानी सारे के सारे पदार्थ कब मिलते हैं? जब परिश्रम किया जाता है। वे सब इस संसार में उपलब्ध हैं, लेकिन कर्महीन व्यक्ति, बिना मेहनत के पाने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति उन्हें कभी नहीं पा सकता। अर्थात इस दुनिया में सारी चीजें हासिल की जा सकती हैं, लेकिन वे कर्महीन व्यक्ति को कभी नहीं मिलती हैं। अगर आप भविष्य में सफलता की फसल काटना चाहते हैं तो आपको उसके लिए बीज आज ही बोने होंगे। आज बीज नहीं बोएंगे तो भविष्य में फसल काटने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? पूरा संसार कर्म और फल के सिद्धांत पर चलता है, इसलिए कर्म की तरफ आगे बढ़ना होगा। यदि सही मायनों में सफल होना चाहते हैं तो कर्म में जुट जाएं और तब तक जुटे रहें जब तक कि सफल ना हो जाएं। अपना एक एक मिनट अपने लक्ष्य को समर्पित कर दें। काम में जुटने से आपको हर वस्तु मिलेगी जो आप पाना चाहते हैं। सफलता, सम्मान, धन, सुख या जो भी आप चाहते हो। तो अब इस गद्यांश को बच्चों आपने सुन लिया। निम्नलिखित में से निर्देशानुसार सर्वाधिक उपयुक्त विकल्पों का चयन कीजिए। इसी गद्यांश पर आधारित आपको प्रत्येक प्रश्न के 4-4 विकल्प दिखाई देंगे। पहला प्रश्न है, गद्यांश में परिश्रम को कल्प वृक्ष के समान बताया गया है क्योंकि इससे। पहला विकल्प है भौतिक संसाधन जुटाए जाते हैं। दूसरा, परिश्रमी व्यक्ति वृक्ष के समान परोपकारी होता है। तीसरा, इच्छा दमन करने का बल प्राप्त होता है। या चौथा, व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ण पूर्ति संभव है। तो इसका उत्तर आपको समझ आ गया होगा कि यदि परिश्रम करेंगे तो सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। इसलिए सही विकल्प क्या हुआ? घ, व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ण पूर्ति संभव है। दूसरा प्रश्न है, गद्यांश में अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए कहे गए कथन से स्पष्ट होता है कि क, भौतिक संसाधनों का दोहन करना आवश्यक है। ख, संसाधनों की तुलना में परिश्रम की भूमिका अधिक है। ग, ज्ञान प्राप्त करने के लिए परिश्रम आवश्यक है। या घ, कष्ट करने से ही कृष्ण मिलते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ख, संसाधनों की तुलना में परिश्रम की भूमिका अधिक है। तीसरा प्रश्न, भारत के परिश्रम के प्रमाण क्या क्या बताए गए हैं? क, बांध, कोविड-19 की रोकथाम का टीका, प्रक्षेपण केंद्र। या ख, कोविड-19 की रोकथाम का टीका, प्रक्षेपण केंद्र, रेगिस्तान। ग, कोविड-19 की रोकथाम का टीका, प्रक्षेपण केंद्र, हवाई पट्टियों का निर्माण। या घ, वृक्षारोपण, कोविड-19 की रोकथाम का टीका, प्रक्षेपण केंद्र। तो ये 3 चीजें जो इस गद्यांश में पता चली हैं वे हैं क विकल्प के अंदर बांध, कोविड-19 की रोकथाम का टीका और प्रक्षेपण केंद्र। चौथा प्रश्न, कैसे व्यक्ति को अंधकार में बताया गया है? श्रमहीन व्यक्ति, विश्रामहीन व्यक्ति, नेत्रहीन व्यक्ति या प्रकाशहीन व्यक्ति? तो इसका उत्तर क्या होगा? क, श्रमहीन व्यक्ति। पांचवा प्रश्न, हवाई किले तो सहज ही बन जाते हैं लेकिन ये हवा के हल्के झोंके में बह जाते हैं। इस कथन से लेखक क्या कहना चाहता है? क, तेज चक्रवाती हवाओं से आवासीय परिसर नष्ट हो जाते हैं। ख,
हवा का रुख अपने पक्ष में परिश्रम से किया जा सकता है। ग, हवाई कल्पनाओं को सदैव संजो कर रखना असंभव है। या घ, परिश्रमहीनता से वैयक्तिक उपलब्धि नितांत असंभव है। तो इसका उत्तर क्या होगा? घ, परिश्रमहीनता से वैयक्तिक उपलब्धि नितांत असंभव है। छठा प्रश्न, सतत उद्यम से क्या तात्पर्य है? क, निरंतर तपता हुआ उद्यम। ख, निरंतर परिश्रम करना। ग, सतत उठते जाना। या घ, ज्ञान का सतत उद्गम। तो सही विकल्प क्या होगा? ख, निरंतर परिश्रम करना। आगे सातवां प्रश्न, किस अवस्था में प्राप्त सफलता मन को व्यथित करेगी? इसके भी चार विकल्प हैं। पहला, सकल पदार्थ द्वारा प्राप्त करने पर। ख, भौतिक संसाधनों द्वारा प्राप्त करने पर। ग, दूसरों द्वारा किए गए अथक प्रयासों से। या घ, आसान व श्रमहीन तरीके से प्राप्त करने पर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? घ, आसान व श्रमहीन तरीके से प्राप्त करने पर। आठवां प्रश्न, स्वतंत्रता शब्द में उपसर्ग व प्रत्यय अलग करने पर क्या होगा? क, ख, ग, घ सब में ये आपको दिया गया है कि कौन सा विकल्प सही हो सकता है। तो ये देखने से आपको पता चल रहा है कि इसमें सही विकल्प है क, स्व जमा तंत्र जमा ता। और नौवां प्रश्न, समुचित शब्द का अर्थ है उपर्युक्त, उपयुक्त, उपभोक्ता या उपक्रम। तो सही विकल्प क्या है? ख, उपयुक्त, ख वाला। और 10वां प्रश्न, गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक है परिश्रम और स्वतंत्रता। परिश्रम सफलता, सफल जीवन का आधार। ग, परिश्रम और कल्पना। या परिश्रम कल्पना की उड़ान। तो सही शीर्षक क्या हो सकता है? ख, परिश्रम सफल जीवन का आधार। आइए अब हम दूसरा गद्यांश देख लेते हैं। अथवा करके ये जो दूसरा गद्यांश दिया गया है, यदि आप इसे करने लगेंगे तो ऊपर आपको लिखना होगा कि हम गद्यांश 2 पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिख रहे हैं। और इसके पश्चात भी आपसे उसी तरह से ही 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैं पहले ये गद्यांश पढ़ देती हूँ। विज्ञान प्रकृति को जानने का महत्वपूर्ण साधन है। भौतिकता आज आधुनिक वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति का स्तर निर्धारित करती है। विज्ञान केवल सत्य, अर्थ और प्रकृति के बारे में उपयोग ही नहीं, बल्कि प्रकृति की खोज का एक क्रम है। विज्ञान प्रकृति को जानने का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह प्रकृति को जानने के विषय में हमें महत्वपूर्ण और विश्वसनीय ज्ञान देता है। व्यक्ति जिस बात पर विश्वास करता है वही उसका ज्ञान बन जाता है। कुछ लोगों के पास अनुचित ज्ञान होता है और वह उसी ज्ञान को सत्य मानकर उसके अनुसार काम करते हैं। वैज्ञानिकता और आलोचनात्मक विचार उस समय जरूरी होते हैं जब वह विश्वसनीय ज्ञान पर आधारित हो। वैज्ञानिक और आलोचक अक्सर तर्क संगत विचारों का प्रयोग करते हैं। तर्क हमें उचित सोचने पर प्रेरित करते हैं। कुछ लोग तर्क संगत विचारधारा नहीं रखते क्योंकि उन्होंने कभी तर्क करना जीवन में सीखा ही नहीं होता। प्रकृति, वैज्ञानिक और कवि दोनों की ही उपास्या है। उपास्या का मतलब जिसकी वे उपासना करते हो, यानी जिसे बहुत अधिक मानते हो। दोनों ही उससे निकटतम संबंध स्थापित करने की चेष्टा करते हैं, किंतु दोनों के दृष्टिकोण में अंतर है। वैज्ञानिक प्रकृति के बाह्य रूप का अवलोकन करता है और सत्य की खोज करता है, परंतु कवि बाह्य रूप पर मुग्ध होकर उससे भावों का तारतम्य स्थापित करता है। या अवलोकन करने का अर्थ है देखना और तारतम्य स्थापित करने का अर्थ है उससे एकाकार हो जाना, उसके साथ पूरी तरह से घुल मिल जाना। वैज्ञानिक प्रकृति की जिस वस्तु का अवलोकन करता है उसका सूक्ष्म निरीक्षण भी करता है। निरीक्षण करना मतलब अच्छे से देखना, ऑब्जर्व करना। चंद्र को देखकर उसके मस्तिष्क में अनेक विचार उठते हैं। उसका तापक्रम क्या है, कितने वर्षों में वह पूर्णतः शीतल हो जाएगा, ज्वार भाटे पर उसका क्या प्रभाव होगा इत्यादि। इस प्रकार और किस गति से वह सौर मंडल में परिक्रमा करता है और किन तत्वों से उसका निर्माण हुआ है, यह सब सूक्ष्म निरीक्षण और अनवरत चिंतन से उसको एक लोक ठहराता है। और उस लोक में स्थित ज्वालामुखी, पर्वतों
और जीवनधारियों की खोज करता है। इसी प्रकार वह एक प्रफुल्लित पुष्प को देखकर, प्रफुल्लित का अर्थ क्या है? खिला हुआ। प्रफुल्लित वैसे खुश होना होता है, यहाँ प्रफुल्लित पुष्प का अर्थ है खिला हुआ फूल। पुष्प को देखकर उसके प्रत्येक अंग का विश्लेषण करने को तैयार हो जाता है। उसका प्रकृति विषयक अध्ययन वस्तुगत होता है। उसकी दृष्टि में विश्लेषण और वर्ग विभाजन की प्रधानता रहती है। वह सत्य और वास्तविकता का पुजारी होता है। कवि की कविता भी प्रत्यक्ष अवलोकन से प्रस्फुटित होती है। प्रत्यक्ष अवलोकन से क्या मतलब है? जो सामने दिखाई दे रहा है वहीं से प्रस्फुटित होना, मतलब फूट पड़ना, निकल पड़ना। वह प्रकृति के साथ अपने भावों का संबंध स्थापित करता है। वह उसमें मानव चेतना का अनुभव करके उसके साथ अपनी आंतरिक भावनाओं का समन्वय करता है। समन्वय करना मतलब मेल करना। वह तथ्य और भावना के संबंध पर बल देता है। उसका वस्तु वर्णन हृदय की प्रेरणा का परिणाम होता है। वैज्ञानिक की भांति मस्तिष्क की यांत्रिक प्रक्रिया नहीं होती। कवियों द्वारा प्रकृति चित्रण का एक प्रकार ऐसा भी है जिसमें प्रकृति का मानवीकरण कर लिया जाता है, अर्थात प्रकृति के तत्वों को मानव ही मान लिया जाता है। मानवीकरण अलंकार तो बच्चों आपने काव्य में भी पढ़ा ही होगा। प्रकृति में मानवीय क्रियाओं का आरोपण किया जाता है। आरोपण करना मतलब बलपूर्वक कल्पना करना। हिंदी में इस प्रकार का प्रकृति चित्रण छायावादी कवियों में पाया जाता है। इस प्रकार के प्रकृति चित्रण में प्रकृति सर्वथा गौण हो जाती है। गौण मतलब जो ज्यादा महत्वपूर्ण ना रह जाए। इसमें प्राकृतिक वस्तुओं के नाम तो रहते हैं, परंतु झंकृत चित्रण मानवीय भावनाओं का ही होता है। कवि लहलहाते पौधे का चित्रण न कर खुशी से झूमते हुए बच्चे का चित्रण करने लगता है। अब इसके आधार पर जो प्रश्न है वे सुन लीजिए। निम्नलिखित में से निर्देशानुसार सर्वाधिक उपयुक्त विकल्पों का चयन कीजिए। पहला प्रश्न है, विज्ञान प्रकृति को जानने का एक महत्वपूर्ण साधन है क्योंकि वह, चार विकल्प हैं। क, समग्र ज्ञान के साथ तारतम्य स्थापित करता है। ख, प्रकृति आधुनिक विज्ञान की उपास्य है। ग, महत्वपूर्ण और विश्वसनीय ज्ञान प्रदान करता है। और घ, आधुनिक वैज्ञानिक का स्तर निर्धारित करता है। देखने में बच्चों ये चारों ही विकल्प सही लग रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा उपयुक्त है वह है ग, महत्वपूर्ण और विश्वसनीय ज्ञान प्रदान करता है। दूसरा प्रश्न, वैज्ञानिक प्रकृति के बाह्य रूप का अवलोकन करते हैं। यह कथन दर्शाता है कि वे क, कवियों की तुलना में अधिक श्रेष्ठ हैं, या ज्वार भाटे के परिणाम से बचना चाहते हैं, या वर्ग विभाजन के पक्षधर बने रहना चाहते हैं, या प्रकृति से विदूर रहने का प्रयास करते हैं। तो सही ऑप्शन क्या होगा? घ, प्रकृति से अविदूर रहने का प्रयास करते हैं। और तीसरा प्रश्न, सूक्ष्म निरीक्षण और अनवरत चिंतन से तात्पर्य है। सौर मंडल को एक लोक और परलोक ठहराना, छोटी छोटी सी बातों पर चिंता करना, बारीकी से सोचना व निरंतर देखना, बारीकी से देखना और निरंतर सोचना। तो इसका सही उत्तर होगा घ, बारीकी से देखना और निरंतर सोचना। चौथा प्रश्न, कौन अनवरत चिंतन करता है? सूक्ष्माचारी, विज्ञानोपासक, ध्यान विलीन योगी, अवसादग्रस्त व्यक्ति। तो सही उत्तर क्या होगा? ख, विज्ञानोपासक। पांचवा प्रश्न, कौन वास्तविकता का पुजारी होता है? यथार्थवादी, काव्यवादी, प्रकृतिवादी या फिर विज्ञानवादी? सही उत्तर है घ, विज्ञानवादी। छठा, कवि की कविता किससे प्रस्फुटित होती है? विचारों के मंथन से, प्रकृति के साक्षात दर्शन से, भावनाओं की ऊहापोह से, या प्रेम की तीव्र इच्छा से? तो सही उत्तर है प्रकृति के साक्षात दर्शन से, यानी ख। और प्रश्न संख्या 6, बल्कि होना चाहिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 7, क्योंकि छठा तो आ चुका है पहले ही। कवि के संबंध में
इनमें से सही तथ्य है। 4 विकल्प दिए गए हैं। क, जीवन की समस्याओं का तारतम्य करता है। ख, मानव को उद्वेलित करने वाली धाराओं पर प्रकाश डालता है। ग, विचार, भाषा आदि की कल्पना और सौंदर्य को प्रदर्शित करता है। या घ, प्रफुल्लित पुष्प का अध्ययन करता है। तो सही विकल्प है घ, प्रफुल्लित पुष्प का अध्ययन करता है। 7वां प्रश्न, इत प्रत्यय युक्त शब्द कौन सा है? झंकृत, नित, ललित या उचित? तो सही उत्तर क्या है? झंकृत। क। 8वां प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है कवि की सोच और वैज्ञानिकता, प्रकृति के उपासक कवि और वैज्ञानिक, वैज्ञानिक उन्नति और काव्य जगत, और अगला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण अतुलनीय। तो सही उत्तर क्या होगा? प्रकृति के उपासक कवि और वैज्ञानिक, यानी ख वाला। प्रश्न संख्या 9, प्रकृति पर मानवीकरण, प्रकृति का मानवीकरण दर्शाता है कि क, कल्पना प्रधान व भावोन्मेष युक्त कविता रची जा रही है। ख, मानवीकरण अलंकार का दुरुपयोग हो रहा है। ग, प्रकृति व मानव के सामंजस्य से उदित दीप्ति फैल रही है। या घ, मानव द्वारा प्रकृति का संरक्षण हो रहा है। तो सही विकल्प क्या होगा? कल्पना प्रधान व भावोन्मेष युक्त कविता रची जा रही है। विकल्प संख्या क। अगला प्रश्न है, लहलहाते पौधे का चित्रण न कर झूमते बच्चे का चित्रण करना दर्शाता है कि कवि भावावेश में विषय से भटक गए हैं, या प्रकृति के तत्वों को मानव माना है, या कवि वैज्ञानिक विचारधारा के पक्ष में है, या कवि विकास की अवस्थाओं के आरंभिक स्तर पर ही है। तो इसका सही उत्तर है ख वाला, प्रकृति के तत्वों को मानव माना है। आगे प्रश्न संख्या 2 जो कि अपठित पद्यांश पर आधारित है। तो अब हम पहले पद्यांश पढ़ते हैं। मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना, बरसा करता पल पल पर मेरे जीवन में सोना। तो इस पद्यांश में कवित्री ये कहती है कि मैंने अपने जीवन में हंसना ही सीखा है, मैं रोना नहीं जानती, और मेरे जीवन में हर पल सोना बरसता है। मैं अब तक जान ना पाई कैसी होती है पीड़ा, हंस हंस जीवन में कैसे करती है चिंता क्रीड़ा। क्रीड़ा मतलब खेल खेलना, कि मैं अपने जीवन में यह नहीं समझ पाई कि चिंता कैसे खेल खेलती है और पीड़ा कैसी होती है। यानी कवित्री हमेशा आशा से भरी हुई है। जग है असार सुनती हूँ, मुझको सुखसार दिखाता, मेरी आंखों के आगे सुख का सागर लहराता। तो यहाँ वह यह कहती है कि मुझे इस संसार में सुख ही सुख दिखता है, दुख मैं देख नहीं पाती, मेरी आंखों के सामने हमेशा सुख रूपी सागर लहराता रहता है। कहते हैं होती जाती खाली जीवन की प्याली, पर मैं उसमें पाती हूँ प्रतिपल मदिरा मत वाली। तो यहाँ जीवन की प्याली यानी जीवन रूपी प्याली रूपक अलंकार है बच्चों यहाँ, और प्रतिपल मदिरा मत वाली जीवन में आशा रूपी मतवाली मदिरा को वह महसूस करती है। उत्साह उमंग निरंतर रहते मेरे जीवन में, उल्लास विजय का हंसता मेरे मतवाले मन में। यानी वह हमेशा किससे भरी हुई है? उत्साह से, जोश से, उमंग से भरी हुई है, और उसके मन में मस्ती से चूर होकर के विजय की भावना भरी रहती है। आशा आलोकित करती मेरे जीवन के प्रतिक्षण है, स्वर्ण सूत्र से वलियत मेरी असफलता के घन। असफलता के घन का मतलब बादल होता है, तो मेरी असफलताओं के बादल भी सदैव सोने के सूत्रों से ही घिरे रहते हैं। वलियत माने वलय होता है घेरा, तो घिरे रहना। सुख भरे सुनहले बादल रहते हैं मुझको बादल घेरे, विश्वास प्रेम साहस हैं जीवन के साथी मेरे। यानी मेरे जीवन में मेरे साथी के रूप में कौन कौन रहते हैं? मेरा विश्वास, प्रेम और साहस। इस काव्यांश के आधार पर जो प्रश्न पूछे गए हैं उनमें सबसे पहला है, वर्षा करता पल पल पर
मेरे जीवन में सोना, यहाँ कवित्री का सोने से क्या अभिप्राय है? स्वर्ण, कंचन, आनंद या आराम? तो सही उत्तर होगा ग विकल्प, आनंद। दूसरा प्रश्न, असफलता के बादलों को कवित्री ने किससे घेर कर रखा है? क, असफलता के बादलों को सोने की छड़ी से घेर कर रखा है। ख, कवित्री सफलता में भी असफलता की आशा से भरी रहती है। ग, कवित्री ने असफलता के बादलों को सोने के सूत्र से घेर कर रखा है। या घ, बादल के बरसने पर निकलने वाली बूंदों से, क्योंकि इनसे नव सृजन होता है। तो सही विकल्प होगा ग, कवित्री ने असफलता के बादलों को सोने के सूत्र से घेर कर रखा है। प्रश्न संख्या 3, कवित्री द्वारा विश्वास, प्रेम और साहस को अपना जीवन साथी बनाकर रखना यह निष्कर्ष निकालता है कि क, अनुकूल परिस्थितियां सदैव वश में नहीं रह सकती। ख, विपरीत परिस्थितियों में भी आशा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। ग, जीवन में हितकारी साथी सदैव साथ होने चाहिए। या घ, प्रेम, विश्वास व साहस की डोर सदैव लंबी होती है। तो सही उत्तर क्या है? ख, विपरीत परिस्थितियों में भी आशा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अगला प्रश्न, मुझको सुखसार दिखाता कवित्री को यह अनुभूति कब होती है और क्यों? समझाइए। उत्तर है क, जब लोग संसार को साहित्य विहीन बताते हैं, क्योंकि अब लोगों की साहित्य के प्रति रुचि पूर्ववत नहीं रही। ख, लोगों द्वारा प्रयोजनहीनता दर्शाए जाने पर, क्योंकि संसार सुख से भरा हुआ है। ग, जब कवित्री विशाल सागर को फैले हुए देखती है और प्रसन्न होती है। घ, कवित्री के अनुसार जीवन में केवल खुशियां ही हैं, क्योंकि उन्होंने कभी पीड़ा को नहीं देखा। तो इसमें से सही विकल्प कौन सा है? ख, लोगों द्वारा प्रयोजनहीनता दर्शाए जाने पर, क्योंकि संसार सुख से भरा हुआ है। पांचवा प्रश्न, कवियत्री असफलताओं को किस रूप में स्वीकार करती है? क, प्रसन्नता के साथ स्वीकार करती है। ख, वेदनामयी अवस्था में ग्रहण करती है। ग, तिरस्कृत कर देती है। या घ, हताश होकर स्वीकार करती है। तो सही उत्तर होगा क, प्रसन्नता के साथ स्वीकार करती है, ग्रहण करती है। छठा प्रश्न, आधुनिक जीवन में भी मनुष्य के सामने अनेक समस्याएं आती हैं। इस कविता के माध्यम से समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है? कविता में निहित संदेश द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो दिए गए विकल्प हैं क, मनुष्य हताश होकर सहायतार्थ समस्याओं का हल करने का प्रयास अथक भाव से करे। ख, मनुष्य हताश न हो और समस्याओं का हल करने का प्रयास अथक भाव से करे। ग, निरंतर प्रयासरत रहकर परस्परावलंब से जीवन पथ पर गतिमान रहे। या घ, सुख और दुख जीवन में आते जाते रहते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा? ख, मनुष्य हताश ना हो और समस्याओं का हल करने का प्रयास अथक भाव से करे। सातवां प्रश्न, उत्साह उमंग निरंतर रहते मेरे जीवन में पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है कौन सा? रूपक, अनुप्रास, श्लेष या फिर उपमा? तो सही उत्तर क्या होगा? ख, अनुप्रास, क्योंकि उत्साह उमंग दोनों में प्रारंभ में ऊ आ रहा है। जब एक जैसा वर्ण लगातार आने वाले शब्दों में आता है तो वहां पर कौन सा होता है? अनुप्रास अलंकार। आठवां प्रश्न, कविता के लिए उपयुक्त शीर्षक है सुख और दुख, मेरा जीवन, मेरा सुख या परपीड़ा? तो सही उत्तर होगा मेरा जीवन, ख। विकल्प के रूप में अभी दूसरा काव्यांश भी दिया गया है, आइए जल्दी से उसे भी पढ़ लेते हैं। एक फाइल ने दूसरी फाइल से कहा, बहन लगता है साहब हमें छोड़कर जा रहे हैं, इसीलिए तो सारा काम जल्दी जल्दी निपटा रहे हैं। मैं बार बार सामने जाती हूँ, रोती हूँ, गिड़गिड़ाती हूँ, करती हूँ विनती हर बार, साहब जी इधर भी देख लो एक बार। पर साहब हैं कि कभी मुझे नीचे पटक देते हैं, कभी पीछे सरका देते हैं
और कभी कभी तो फाइलों के ढेर तले दबा देते हैं। अधिकारी बार बार अंदर झांक जाता है, डरते डरते पूछ जाता है, साहब कहाँ गए हैं। तो इतने से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि मानवीकरण अलंकार है, फाइल को एक मानव का रूप दिया गया है और सुनकर के लग रहा है शायद उनके अधिकारी का, साहब का स्थानांतरण हो गया है, जो कि छोड़कर चले गए और फाइलें जो है बिना उनके हस्ताक्षर किए ही पड़ी हुई हैं। हस्ताक्षर हो गए। दूसरी फाइल ने उसे प्यार से समझाया, जीवन का नया फलसफा सिखाया। बहना, हम यूं ही रोते हैं, बेकार गिड़गिड़ाते हैं, लोग आते हैं जाते हैं, हस्ताक्षर कहाँ रुकते हैं, हो ही जाते हैं। पर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दिखाई नहीं देती और कुछ आवाजें सुनाई नहीं देती। जैसे फूल खिलते हैं और अपनी महक छोड़ जाते हैं, वैसे ही कुछ लोग कागज पर नहीं दिलों पर हस्ताक्षर छोड़ जाते हैं। तो इस कविता को पढ़कर समझ आ रहा है कि यहाँ जीवन का फलसफा यानी जीवन का एक सबक समझाया जा रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि कुछ लोग कागजों पर हस्ताक्षर नहीं करते बल्कि दिलों पर हस्ताक्षर करते हैं, यानी दिलों पर अपना प्रभाव छोड़ देते हैं, उनकी यादगार बनी रहती है। तो इस बात को समझाने के बाद इस पर आधारित जो प्रश्न दिए गए हैं वे देख लेते हैं हम। पहला प्रश्न, साहब जल्दी जल्दी काम क्यों निपटा रही हैं? क्योंकि पहला विकल्प, कदाचित उनका स्थानांतरण हो गया है। दूसरा, आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहते हैं। तीसरा, कार्यालय की प्रगति की चिंता करते हैं। चौथा, बड़े साहब कल निरीक्षण करने वाले हैं। तो सही उत्तर समझ में आ रहा होगा, कदाचित उनका स्थानांतरण हो गया है। दूसरा प्रश्न, फाइल क्यों रोती है और गिड़गिड़ाती है? तो इसके विकल्प हैं, साहब की स्वार्थपरता के कारण, अपना कार्य पूर्ण न होने की पीड़ा के कारण, अकेलेपन की असहनीय पीड़ा के कारण, या फाइल का स्वभाव रोना और गिड़गिड़ाना ही है। तो सही विकल्प होगा ख, अपना कार्य पूर्ण न होने की पीड़ा के कारण। तीसरा प्रश्न, जीवन के फल सर्वे के अनुसार फाइल के साथ साहब क्या करते हैं? क, किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। ख, किसी भी परिस्थिति में विलाप नहीं करना चाहिए। ग, किसी भी परिस्थिति में हार से सबक सीखना चाहिए। या घ, जीत हार सभी कुछ अनंतिम है। अनंतिम का अर्थ होता है जो अंतिम ना हो। तो यहाँ सही उत्तर क्या होगा इस तीसरे प्रश्न का, कि किसी भी परिस्थिति में हमें विलाप नहीं करना चाहिए, यानी ख। चौथा प्रश्न, कविता के अनुसार जो कार्य दिखाई सुनाई नहीं देते हैं वे अस्पष्टता के कारण बेमानी होते हैं। वह यह शिक्षा देते हैं कि हमें एकाग्र चित्त होकर सुनना देखना चाहिए। वे लोगों पर अपना प्रभाव छोड़ जाते हैं। वे केवल सिद्ध लोगों को ही प्रभावित करते हैं। तो क्या उत्तर होगा इसका? ग, वे लोगों पर अपना प्रभाव छोड़ जाते हैं। ग। पांचवा प्रश्न, दूसरी फाइल ने पहली फाइल को क्या समझाया? कार्य जैसा भी हो समय अनुसार हो ही जाता है, या फिर यदि कार्य उचित हो तभी उसकी पूर्णता संभव है, या कार्य ही कर्ता का फल है इसलिए पश्चाताप व्यर्थ है, या सकारात्मक रहकर ही कार्य को पूर्णता तक पहुंचाना संभव है। तो इसका सही उत्तर है क, कार्य कैसा भी हो समय अनुसार हो ही जाता है। छठा प्रश्न, कैसे लोग दिलों पर हस्ताक्षर छोड़ जाते हैं? क, लोग जल्दी कार्य करने वाले अधिकारी से प्रभावित होते हैं। ख, परोपकारी कार्यों से लोग प्रभावित होते हैं। ग, कार्यालयों में फाइलों के रूप में कार्य लंबित रहता है। घ, कार्यालयों में अधिकारी साहब को ढूंढते रहते हैं। तो सही विकल्प क्या है? क, लोग जल्दी कार्य करने वाले अधिकारी से प्रभावित होते हैं। सातवां प्रश्न, किन में व्यंग्य का भाव छिपा हुआ है? साहब हमें छोड़कर जा रहे हैं और अपनी महक छोड़ जाते हैं, या हस्ताक्षर कहाँ रुकते हैं हो ही जाते हैं, या दिलों पर हस्ताक्षर छोड़ जाते हैं। तो इस सातवें प्रश्न का सही विकल्प क्या लग रहा है? ग, हस्ताक्षर कहाँ रुकते हैं हो ही जाते हैं, यानी क्या देर से होंगे लेकिन हो तो जाएंगे। तो यहाँ पर व्यंग्य है। आठवां प्रश्न, उपयुक्त काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? हृदय स्पर्श, जीवन सार, जीवन दर्शन, या भाग्य व कर्म। सही विकल्प ख,
जीवन सार। बच्चों, मुझे लगता है कि अब आपको काफ़ी हद तक ये समझ आ गया होगा कि आपका प्रश्न पत्र किस तरह का आने वाला है और आपको कैसे तैयारी करनी है। तो आप अपनी तैयारी में जुटे रहिए और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। यदि आपको किसी तरह की कोई परेशानी महसूस हो तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने बाकी मित्रों को भी इसके विषय में बताइए और हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में भाग 2 के साथ, ताकि आपका ये प्रश्न पत्र पूरा हो जाए। धन्यवाद।